नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर मैं रीट से संबंधित जो मनोविज्ञान वाला हमारा चैप्टर है उससे संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है आपने जितना भी रीट में या फिर रीट के लिए मनोविज्ञान को पढ़ा होगा, उस मनोविज्ञान की आपकी जो जानकारी, आपकी जो तैयारी है उसके अंदर मेरे द्वारा यहाँ पर जो नोट्स अपलोड किए जा रहे हैं आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने में सहायता प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, शुरू से लेकर अंतिम समय तक आप वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बताई हुई बात समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा सोर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, उनमें मैंने बताया है कहाँ से मैंने नोट्स तैयार किए हैं। तो AK सिंह की बुक आती है, अरुण कुमार सिंह की, बिल्कुल जो मनोवैज्ञानिक है, जो प्रोफेसर है मनोविज्ञान के, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है वो। और दूसरा NCERT और अन्य जो एक दो बुक और है उनसे मैंने नोट्स तैयार किए थे और वही नोट्स मैं आपके सामने यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो आप शुरू से लेकर अंतिम समय तक वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि अन्य जो भी वीडियो यहाँ पर समय समय पर अपलोड किए जा रहे हैं उन सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँ। मैं मनोविज्ञान के अलग से एक और सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। उस सीरीज़ संबंधित मैं 2 वीडियो यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो प्राइवेट है। वो वीडियो पब्लिक तभी होंगे तब ये जो सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ पूरी हो जाएंगे। उसके बाद में वो वीडियो एक साथ में पब्लिक कर दूंगा, उनको पे आप आराम से देख सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं आज का हम चैप्टर चिंतन से। चिंतन क्या होता है? थिंकिंग। चिंतन एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन कैसी प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का जोड़ तोड़ किया जाता है। चिंतन की विशेषताओं की बात करें तो चिंतन की शुरुआत उस समय होती है जब हमारे सामने कोई समस्या होती है। चिंतन की शुरुआत तभी होगी जब हमारे सामने कोई समस्या होगी, अन्यथा नहीं। और यह परिभाषा दी है किसने? हम्फ्रे ने। चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्ति समस्या के सभी पहलुओं को समाहित करता है। चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्ति समस्या क्यों उपस्थित हो रही है, समस्या पैदा होने के कारण क्या है, इन सभी पहलुओं को व्यक्ति शामिल करता है और उन सभी पहलुओं के बारे में चिंतन करते हुए उस समस्या का समाधान प्राप्त करता है। चिंतन पूर्व में अनुभवों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो भी हम चिंतन करते हैं उसमें पूर्व अनुभवों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। चिंतन में मानसिक जोड़तोड़ होता है, इस कारण से चिंतन एक अप्रकट व्यवहार है, कवर्ड बिहेवियर है। चिंतन किस प्रकार का व्यवहार है? अप्रकट व्यवहार है। अप्रकट कैसे है? हम जो भी चिंतन कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो सब अप्रकट है, उसको कोई देख नहीं रहा है, उसको कोई समझ नहीं रहा है। वो प्रकट कब होगा? जब हम हमारे चिंतन को एक क्रिया के रूप में प्रकट करेंगे, तभी वो दूसरे लोगों को दिखाई देगा, अन्यथा दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि चिंतन कैसा व्यवहार है? चिंतन अप्रकट व्यवहार है। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया जो उद्दीपक क्या है यहाँ पर? समस्या, तथा अनुक्रिया क्या है यहाँ पर? समाधान के बीच होती है। चिंतन कैसी प्रक्रिया? एक मध्यस्थ प्रक्रिया जो किस के बीच होती है? समस्या और समस्या समाधान के बीच में संपन्न होती है। चिंतन एक समस्या समाधान व्यवहार है। चिंतन किस प्रकार का व्यवहार है? समस्या समाधान का व्यवहार है। ये कथन किसने कहा है? विटेकर ने। चिंतन प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति प्रयास एवं त्रुटि करता है। चिंतन के दौरान व्यक्ति क्या करता है? प्रयास एवं त्रुटि करता है। ये कथन भी किसका कहना है? विटेकर का। ये कथन भी किसका है? विटेकर का। विटेकर। चिंतन में अभिप्रेरणा का भी योगदान होता है। सभी प्रकार के चिंतन लक्ष्य से निर्देशित होते हैं। सभी प्रकार के चिंतन लक्ष्य से निर्देशित होते हैं। और ये कथन किसका है? विटेकर का। बिना किसी लक्ष्य के हम किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं करते। हमारे सामने कोई न कोई लक्ष्य होगा तभी हम कोई न कोई चिंतन करेंगे, अन्यथा नहीं। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका अनुमान बाहरी प्रकट व्यवहार से लगाया जा सकता है। चिंतन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जिसका अनुमान
बाहरी प्रकट व्यवहार से लगाया जा सकता है। किसी समय हम क्या सोच रहे हैं, ये अप्रकट व्यवहार होगा, लेकिन हम जो सोच रहे हैं उसके अनुसार हम व्यवहार करेंगे तो फिर वो व्यवहार प्रकट व्यवहार माना जाएगा। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके सहारे प्राणी समस्या का समाधान निकालता है। तो चिंतन कैसी प्रक्रिया है, इसके संबंध में बहुत सारे यहाँ पर लाइनें आ चुकी है, इन सब का आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। चिंतन में भाषा का भी योगदान होता है, चिंतन में भाषा का भी योगदान होता है, लेकिन यहाँ पर जीन पियाजे चिंतन में भाषा का योगदान नहीं मानते हैं। जीन पियाजे का मानना है कि चिंतन से पहले भाषा का जन्म होता है, चिंतन बाद में पैदा होता है, भाषा पहले उत्पन्न होती है। जीन पियाजे का ऐसा मानना है। चिंतन में प्रतिमाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चिंतन में प्रतिमाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किस प्रकार से, जैसे हमारे सामने शब्द बोला जाता है गाय, और जैसे हम गाय शब्द बोलते हैं तो हमारे सामने पूरे गाय का प्रतिरूप सामने आ जाता है। उसके अनुसार हम सोच सकते हैं कि गाय किस प्रकार का जानवर, उसके 4 टांगे, पूंछ से 2 सींग वगैरह है। तो इस प्रकार से हम चिंतन जो कर रहे हैं गाय के बारे में, वो प्रतिमा को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। तो चिंतन में प्रतिमाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। चिंतन के प्रकार, जिम्बार्डो तथा रुक नामक मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को 2 भागों में बांटा है, शौल्य चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। जिम्बार्डो और रुक नामक मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को 2 भागों में बांटा है, शौल्य चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। शौल्य चिंतन जो होता है ये काल्पनिक चिंतन होता है। इसमें व्यक्ति केवल कल्पनाएं देखता है कि मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, लेकिन वो उसके अनुरूप कार्य नहीं करता है, सिर्फ सपने देखता रहता है बस। और यथार्थवादी चिंतन वास्तविक चिंतन होता है, वास्तविक चिंतन। इसमें व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता भी है। जैसे अगर उसने कुछ सोच रखा कुछ करने का, तो उसी के अनुरूप वो व्यवहार भी करेगा, उसी के अनुरूप वो कार्य भी करेगा, उसी के अनुरूप वो मेहनत भी करेगा। ये होगा यथार्थवादी चिंतन। लेकिन शौल्य चिंतन में सिर्फ वो कल्पनाएं करता है कि मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, लेकिन वो उसके लिए करता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं शौल्य चिंतन, ऑटिस्टिक थिंकिंग। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों व इच्छाओं को अभिव्यक्त करता है, अर्थात कोरी कल्पनाएं करता है। शौल्य चिंतन में समस्या का समाधान नहीं निकलता है। शौल्य चिंतन में समस्या का समाधान नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि समस्या का समाधान करने के लिए वो प्रयास ही नहीं करता है, सिर्फ सोचता रहता है, विचार करता रहता है, लेकिन उस विचार के अकॉर्डिंग कोई व्यवहार नहीं करता है, कोई क्रिया नहीं करता है, कोई कार्य नहीं करता है। जैसे कि 10वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाला बच्चा सोचता है कि मैं मेरिट में आ जाऊँ, लेकिन वो मेरिट में आने के लिए तैयारी नहीं करता हो, तो क्या वो मेरिट में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो यही शौल्य चिंतन का होता है। इसमें शौल्य चिंतन में समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। यथार्थवादी चिंतन, इस प्रकार के चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। व्यक्ति जो सोच रहा है, जो कर रहा है, उसी के अनुसार वो व्यवहार भी करता है, उसी के अनुसार वो तैयारी करता है, मेहनत करता है। इस प्रकार के चिंतन में समस्या का समाधान हो जाता है। जिम्बार्डो तथा रुक नामक मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन के 3 भाग माने या फिर 3 भागों में बांटा है। अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग और आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। अभिसारी चिंतन क्या होता है? इसमें मनुष्य एक ही विषय के बारे में सोचता है। इसमें निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अभिसारी चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं, और इस चिंतन की आवश्यकता उन समस्याओं का समाधान करने हेतु होती है जिनका मात्र एक सही उत्तर होता है। जैसे हमारे जो एग्जाम होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, उनमें अभिसारी चिंतन ही काम में आता है। वहाँ पर हम अभिसारी चिंतन का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारी परीक्षाओं में केवल हमारे सामने ABCD करके 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से किसी एक के बारे में हमको सोचना होता है। बाकी 3 क्या कह रहे हैं, इनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं। तो ये होता है हमारा अभिसारी चिंतन, जिसको हम निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। अर्थात यह केंद्रानुमुखी चिंतन होता है, बंद उत्तर चिंतन होता है, जैसे बहुचयनात्मक प्रश्न। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसे आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। इस प्रकार के चिंतन में समस्या समाधान के हेतु अनेक विकल्प ढूंढे जाते हैं। यानी कि एक प्रकार से किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो हम उस समस्या के समाधान के लिए अन्य विकल्पों पर अन्य विचार भी करते हैं। जैसे कपड़े के कौन कौन से उपयोग है, तो यहाँ पर हम अभिसारी चिंतन में बहुत सारे इसके उपयोग बता सकते हैं। कपड़ा पहनने के काम आता है, कपड़ा
जलेबी बनाने काम आता है। इस प्रकार से हम कपड़े के कई विचार सोच सकते हैं। ये होगा हमारा अपसारी चिंतन। और यदि हम बताते हैं कि कपड़े को हम पहनते हैं, उसके अलावा कोई उपयोग नहीं बता पाते हैं, तो वो होगा हमारा अभिसारी चिंतन। यह चिंतन, कौन सा चिंतन? अपसारी चिंतन, केंद्र से परिधि की ओर होता है, अतः इसे मुक्त उत्तर अथवा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। सृजनात्मक चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सृजनात्मक चिंतन हमेशा असाधारण कार्यों में ही व्यक्त नहीं होता। सृजनात्मक चिंतक बनने के लिए किसी व्यक्ति को एक वैज्ञानिक अथवा कलाकार होना आवश्यक नहीं है। यानी कि सृजनात्मक चिंतन किसी भी व्यक्ति में पाया जा सकता है, चाहे से वो पढ़ा लिखा हो, चाहे से वो अनपढ़ हो। किसी भी व्यक्ति में सृजनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन पाया जा सकता है। उसके लिए किसी कलाकार का होना आवश्यक नहीं है, उसके लिए किसी वैज्ञानिक का होना आवश्यक नहीं है। सृजनात्मक चिंतन हमेशा असाधारण कार्यों में ही व्यक्त नहीं होता। सृजनात्मक चिंतक बनने के लिए किसी व्यक्ति को एक वैज्ञानिक अथवा कलाकार होना आवश्यक नहीं है, अपितु सृजनात्मक होने की क्षमता सभी में होती है। हर प्रकार के व्यक्तियों में सृजनात्मक होने की क्षमता होती है। मानवीय गतिविधि के लगभग सभी क्षेत्रों में सृजनात्मक चिंतन का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे लेखन कला, अध्यापन, भोजन बनाना में भी सृजनात्मकता है। दिन प्रतिदिन की समस्याओं का हल निकालना, ये भी एक सृजनात्मक चिंतन है। आलोचनात्मक चिंतन, इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना, तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पूर्व उसके गुण दोषों की जांच करता है और उसके बाद में ही उसे मानता है, या फिर उस बात के बारे में, जो बात उसने सुनी है, उसके बारे में निर्णय लेता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बात के बारे में जिसमें आलोचनात्मक चिंतन होता है, वो व्यक्ति किसी बात को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक वो उस बात के बारे में, उसके गुण दोषों के बारे में सही प्रकार से जांच नहीं कर लेता। उसके बाद में ही वो किसी की बात को मानता है, अन्यथा नहीं मानता है। जेपी गिलफर्ड चिंतन के दो प्रकार बताते हैं, अभिसारी और अपसारी। यहाँ पर ध्यान में रखना है, जेपी गिलफर्ड ने चिंतन के कितने प्रकार बताए, तो दो, अभिसारी और अपसारी। चिंतन के साधन क्या है? चिंतन के साधन प्रतिमा, इमेज के आधार पर हम चिंतन कर पाते हैं। भाषा के आधार पर हम चिंतन कर पाते हैं। संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट, किसी विषय के बारे में संपूर्ण रूप से समझना, ये भी एक प्रकार से चिंतन होता है। और प्रतिज्ञप्ति, ये चिंतन के साधन है। ध्यान में रखना है चिंतन के साधन कौन कौन से हैं, या फिर चिंतन का साधन इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है। ये सब करके हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सृजनात्मक या अपसारी चिंतन के लिए अभिसारी व अपसारी चिंतन आवश्यक है। सृजनात्मक या अपसारी चिंतन के लिए अभिसारी व अपसारी दोनों चिंतन आवश्यक है, क्योंकि अपसारी चिंतन विभिन्न प्रकार के विचारों को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, तो वही अभिसारी चिंतन सबसे उपयुक्त विचार को, सबसे अच्छे विचार को पहचानने में आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सृजनात्मक या अपसारी चिंतन के लिए दोनों प्रकार के चिंतन का होना आवश्यक है, अभिसारी और अपसारी। अपसारी चिंतन हमें किसी विषय पर बहुत सारे विचार उत्पन्न करता है, बहुत सारे विचार हमारे सामने रखता है, लेकिन अभिसारी चिंतन उन बहुत सारे विचारों में से किसी एक का चुनाव करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो सृजनात्मक या अपसारी चिंतन में दोनों प्रकार के चिंतन का योगदान होता है, अभिसारी का और अपसारी का। सृजनात्मक चिंतन को बुर्नर ने सृजनात्मक चिंतन को बुर्नर ने प्रभावी आश्चर्य कहा है। यानी सृजनात्मक चिंतन को किसने प्रभावी आश्चर्य कहा है, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा बुर्नर ने। जेपी गिलफर्ड, जिसे अपसारी चिंतन कहते हैं, उसे मनोवैज्ञानिक एडवर्ड डी बानो ने पार्श्विक चिंतन कहा है। ये लाइन यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट करके, क्योंकि ये लाइन आपको सामान्यतः किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगी। जेपी गिलफर्ड ने जिसे अपसारी चिंतन कहा है, उससे एडवर्ड डी बानो ने कौन सा चिंतन बताया है? पार्श्विक चिंतन। पार्श्विक चिंतन। चिंतन और भाषा क्या है? चिंतन और भाषा के मध्य क्या संबंध है? मनोवैज्ञानिक सापिर, प्रिमेक, वर्नस्टीन, बुर्नर का मानना है कि भाषा
चिंतन या विचारों को प्रभावित करती है। सापिर, प्रिमेक, वर्नस्टीन, बुर्नर का मानना है कि भाषा चिंतन या विचारों को प्रभावित करती है। सापिर व प्रिमेक ने इस अवधारणा को सिद्ध करने के लिए साराह नामक एक वनमानुष पर प्रयोग किया था। भाषा चिंतन को प्रभावित करती है, हमारे विचारों को प्रभावित करती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए सापिर और प्रिमेक ने साराह नामक वनमानुष पर प्रयोग किया था। यहाँ पर आपको साराह का नाम ध्यान में रखना है। बेंजामिन व वोर्फ का मानना है कि भाषा चिंतन विचार को प्रभावित ही नहीं करती अपितु प्रभावित भी करती है। अपितु प्रभावित भी, यहाँ प्रभावित नहीं होगा। बेंजामिन व वुर्फ का मानना है कि भाषा चिंतन व विचार को प्रभावित ही नहीं करती अपितु उसे निर्धारित भी करती है। ध्यान में रखना, यहाँ पर प्रभावित आपको नहीं लिखना है। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो ये प्रभावित जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर आपको लिखना है निर्धारित। ठीक है, निर्धारित भी करती है। बेंजामिन वोर्फ ने एस्किमो तथा अंग्रेज पर बर्फ के प्रत्यक्षीकरण संबंधी प्रयोग किए और सिद्ध किया कि भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। बेंजामिन वोर्फ की यह अवधारणा वोर्फ प्राकल्पना अथवा भाषाई नियतिवाद लिंग्विस्टिक डिटरमिनेशन के नाम से प्रसिद्ध है। जीन पियाजे और क्लार्क हल का मानना है कि भाषा चिंतन की अंतर वस्तु का निर्धारण नहीं करती, क्योंकि बालक में चिंतन का विकास पहले तथा भाषा का विकास बाद में होता है। जीन पियाजे ने माना है कि चिंतन में भाषा का कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि जीन पियाजे का मानना है कि चिंतन पहले उत्पन्न होता है और भाषा बाद में। चिंतन विचार पहले उत्पन्न होता है जबकि भाषा का चिंतन या विचार पहले उत्पन्न होता है जबकि भाषा का विकास बाद में होता है, जबकि भाषा का बाद में। अतः भाषा चिंतन को अभिव्यक्त करती है किंतु प्रभावित नहीं। यह कथन किसका है? जीन पियाजे का। भाषा महत्वपूर्ण है किंतु भाषा व चिंतन अलग अलग प्रक्रिया है, अतः दोनों का विकास भी अलग अलग होता है। वाइगोत्स्की, भाषा महत्वपूर्ण है किंतु भाषा व चिंतन अलग अलग प्रक्रिया है और दोनों का विकास भी अलग अलग होता है। यह कथन किसका है? वाइगोत्स्की का। चिंतन के सिद्धांत। केंद्रीय सेंट्रल सिद्धांत, इसमें निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र एवं पेशीय अनुक्रियाओं का समायोजन योगदान नहीं होता है। परिधीय पेरिफेरल सिद्धांत, इसमें पेशीय अनुक्रियाओं का योगदान होता है। और परिधीय पेरिफेरल सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं वाटसन। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है। ध्यान में रखना है, व्यवहारवाद के जनक माना जाता है किसे? वाटसन को। हम पूरे शरीर के माध्यम से चिंतन करते हैं। हम पूरे शरीर के माध्यम से चिंतन करते हैं। परिभाषा किसकी है? वाटसन की। समस्या समाधान क्या है? समस्या समाधान एक उच्च स्तरीय सीखना है। समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसका चिंतन से गहरा संबंध है। समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अनुक्रियाओं को करने तथा चुनने की प्रक्रिया शामिल है ताकि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। बेरोन। समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अनुक्रियाओं को करने तथा चुनने की क्रिया शामिल है ताकि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। बेरोन। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। अधिगम विकार क्या होते हैं? अधिगम विकार लर्निंग डिसेबिलिटीज अथवा अधिगम निरोगिताएं, अधिगम असमताएं, ये महत्वपूर्ण है। पिछली बार रीट में भी एक क्वेश्चन यहाँ से आया था और हर बार यहाँ पर रीट में क्या हर शिक्षक भर्ती में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। डिसलेक्सिया या अलेक्सिया क्या होता है? पठन विकार। जिस बच्चे के अंदर डिसलेक्सिया अलेक्सा नाम की ये बीमारी होती है, वो बच्चे ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। वो लड़की को लकड़ी पढ़ते हैं। लड़की को लकड़ी पढ़ते हैं। इनमें पढ़ने संबंधी विकार पाया जाता है। डिस्ग्राफिया या एग्राफिया लेखन संबंधी विकार, इसमें बच्चा सही से लिख नहीं पाता है। डिस्फेसिया अफेसिया भाषा विकार होता है
डिसकैलकुलिया या अकैलकुलिया गणना संबंधी विकार होता है। गणना संबंधी क्रिया इसमें बच्चा ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। और डिस्प्रेक्सिया या फिर अप्रेक्सिया, यह एक विकासात्मक विचार है जिसमें मस्तिष्क का गामक क्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं रह पाता है, जिसके कारण गामक कौशल प्रभावित होते हैं। इस विकार से ग्रसित बालक ठीक प्रकार से लिखने, पढ़ने, गणना करने इत्यादि के साथ साथ गामक कौशलों में भी निपुण नहीं हो पाते हैं। डिस्प्रेक्सिया, अलेक्सिया में उपरोक्त जो विकार हमने पढ़े हैं वो सभी पाए जाते हैं। दुर्वृत्ति क्या होती है? फोबिया। फोबिया एक प्रकार का अतार्किक चिंतन होता है। फोबिया किस प्रकार का चिंतन है? अतार्किक चिंतन होता है जिसमें बालक या व्यक्ति अकारणीय किसी विषय या वस्तु या परिस्थिति से डरने लगता है। प्रमुख फोबिया क्या होता है? प्रमुख जो दुर्वृत्ति है वो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्रोफोबिया, इसमें क्या होता है? घर से बाहर निकलने में घबराता है बालक या फिर व्यक्ति। एरोफोबिया, इसमें हवा से घबराता है व्यक्ति। हाइड्रोफोबिया, पानी से घबराना। पायरोफोबिया, आग से घबराना। और क्लास्ट्रोफोबिया, बंद कमरे में या बंद लिफ्ट में घबराना। एक्रोफोबिया, ऊंचाई से घबराना। ओक्लोफोबिया, भीड़ को देखकर घबराना। नेसोफोबिया, पैथोफोबिया, स्वास्थ्य को लेकर घबराना। भोजन संबंधी विकार, ईटिंग डिसऑर्डर। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, मोटापे के डर से भोजन कम करना एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है। बुलिमिया नर्वोसा, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति भूख लगने पर अधिक भोजन कर लेता है और फिर औषधि प्रयोग करके उसे बाहर निकालता है। ठीक है, और ये दोनों विकार विशेष रूप से लड़कियों में पाए जाते हैं। विशेष रूप से लड़कियों में ये विकार पाए जाते हैं। अभिप्रेरणा देखते हैं। अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अभिप्रेरणा, जो व्यक्ति अभिप्रेरित होता है आंतरिक रूप से, मुख्य रूप से जो व्यक्ति आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है वही व्यक्ति अपनी क्रिया अच्छे ढंग से कर पाता है, अपने लक्ष्य के प्रति सही प्रकार से चल पाता है। यहाँ पर देखते हैं अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है। अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक शक्ति होती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की कैसी शक्ति है? आंतरिक शक्ति होती है जो उसे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा का संपर्क इस बात पर जोर डालता है कि व्यवहार में गति कैसे आती है। अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के शब्द मूवर से बना है जिसका अर्थ होता है क्रियाकलाप को गति प्रदान करना या फिर क्रियाकलाप की गति। अभिप्रेरणा संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं। निश्चित उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया गया निश्चित व्यवहारी अभिप्रेरणा है। निश्चित उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया गया निश्चित व्यवहारी अभिप्रेरणा है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। परिभाषा है स्किनर की। अभिप्रेरणा कब, क्यों, कैसे, क्यों का जवाब देती है। परिभाषा है क्रेजफील्ड की। अभिप्रेरणा क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने व नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। कार्टर वी गुड। ये सभी परिभाषा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। फिर से पढ़ते हैं। निश्चित उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया गया निश्चित व्यवहारी अभिप्रेरणा है। वुडवर्थ। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल परिभाषा है स्किनर की। अभिप्रेरणा कब, क्यों, कैसे, क्यों का जवाब देती है क्रेजफील्ड। क्रेजफील्ड नाम आ रहा है और यहाँ पर कब, क्यों आ रहा है, तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। अभिप्रेरणा क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने व नियंत्रित करने की प्रक्रिया। गुड करके आप बहुत अच्छा करके इसको याद रख सकते हो। अभिप्रेरणा क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने, नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोदैहिक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं जो व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मैकडूगल, और मैकडूगल को प्रेरक संप्रदाय का जनक माना जाता है। अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है। अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो भीतर से उत्पन्न होता है, शिक्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा नहीं करता है। ये महत्वपूर्ण यहाँ पर रेली एम लेविस का है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ इसको आप देखें। अभिप्रेरणा कैसा बल है? भीतरी बल है।
भीतर से उत्पन्न होता है। शिक्षक किसी छात्र में अपनी ओर से पैदा नहीं करते हैं। कौन कह रहा है, रिली या लेविस? रिली एम लेविस की ये परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट परिभाषा है। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है, यहाँ पर ये गलत है। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र की आंतरिक शक्ति वातावरण के विभिन्न लक्ष्य की ओर निर्देशित होती है। परिभाषा है ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन की। अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है। क्रो एंड क्रो। अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है। परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है। अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो हमारे व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। वुडवर्थ। अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करती है। कथन किसका है? वुडवर्थ का। अभिप्रेरणा तात्कालिक बल है। कथन किसका है? वुडवर्थ का। ये यहाँ पर इसी परिभाषा से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूरी परिभाषा देकर हमसे पूछ लेगा कि ये परिभाषा किसकी है। अभिप्रेरणा तात्कालिक बल है। कथन किसका है? वुडवर्थ का। अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करती है। कथन किसका है? वुडवर्थ का। तो वुडवर्थ की इसी परिभाषा से 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। इस प्रकार से आपको वुडवर्थ की परिभाषा को ध्यान में यहाँ पर जरूर रखना चाहिए। अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या क्या होती है? अभिप्रेरणा की शुरुआत कहाँ से होती है? अभिप्रेरणा की शुरुआत आवश्यकता से होती है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी हम अभिप्रेरित होकर कोई कार्य करते हैं, कोई व्यवहार करते हैं। यदि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए अंदर से अभिप्रेरित नहीं होंगे। आवश्यकता की पूर्ति के बाद अभिप्रेरित व्यवहार समाप्त हो जाता है। यदि हम किसी चीज़ को पाने के लिए अभिप्रेरित होकर कार्य करते हैं, जैसे ही हमको वो चीज़ प्राप्त होती है तो हमारा जो व्यवहार शुरू हुआ था, जो व्यवहार हम कर रहे थे अभिप्रेरित होकर, वो व्यवहार अपने आप ही समाप्त हो जाता है। फिर दोबारा से यदि हमको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो फिर से हमारा व्यवहार अभिप्रेरित होकर उस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार को निर्देशित करती है। हमारा व्यवहार कैसा होगा उसको निर्देशित करने का कार्य करती है। कौन? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा साधन है, साध्य नहीं। अभिप्रेरणा प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। समझ में आया यहाँ पर? अभिप्रेरणा साधन है, साध्य नहीं। यानी कि अभिप्रेरणा किसी चीज को प्राप्त करने का साधन है, साध्य नहीं। साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो हमारा लक्ष्य है। अभी हमारा लक्ष्य है रीढ़ को पार करना। रीढ़ को पार करने के लिए हमें अभिप्रेरणा एक साधन प्रदान कर रही है। हम अभिप्रेरित है, मोटिवेट है, तभी हम रीढ़ को प्राप्त करने के लिए, रीढ़ को पास करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अभिप्रेरणा क्या हो गया यहाँ पर? साधन। और साध्य क्या हो गया? रीढ़। उसी प्रकार से अभिप्रेरणा क्या है? प्रक्रिया है। और परिणाम क्या होगा? जो रीढ़ की परीक्षा होने के बाद में जो परिणाम आएगा वो हमारा परिणाम होगा। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, आंतरिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक भी है, शारीरिक भी है और आंतरिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति अभिप्रेरित होकर व्यवहार करता है, कार्य करता है, वो पूर्ण रूप से ध्यान मग्न होकर उसमें लगा रहता है। उसको बाहर की कोई चीज़ें दिखाई नहीं देती है, बाहर का कोई व्यवहार उसको दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा की गति प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। अभिप्रेरणा की गति प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। कोई व्यक्ति इस समय पर 10 घंटे पढ़ रहा है तो कोई व्यक्ति 5 घंटे पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर 2 घंटे पढ़ रहा है। ये जो अभिप्रेरणा है पढ़ने की, ये हर व्यक्ति में अलग अलग है। तो अभिप्रेरणा की गति प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है या फिर होती है। अभिप्रेरणा भावात्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अभिप्रेरणा भावात्मक क्रिया है। अभिप्रेरणा या अभिप्रेरकों के प्रकार। अब्राहम एच मैस्लो के अनुसार 2 प्रकार की अभिप्रेरणाएं होती है, जन्मजात या आंतरिक, अर्जित या बाहरी। जन्मजात या आंतरिक, भूख, प्यास, नींद, काम। अर्जित या बाहरी, पुरस्कार, प्रतिष्ठा और सम्मान। थॉमसन ने अभिप्रेरणा के प्रकार बताए, स्वाभाविक या आंतरिक, जैसे खेल, अनुकरण और आनंद। ये तीनों यहाँ पर ध्यान में रखना है। थॉमसन के अनुसार कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा है, स्वाभाविक अभिप्रेरणा है? तो यहाँ पर होगा खेल, अनुकरण और आनंद। कृत्रिम अभिप्रेरणा किसे माना है? थॉमसन ने पुरस्कार को, दंड को, प्रशंसा को, प्रतिष्ठा को, निंदा को और आरोप को। इन सब चीज़ों को थॉमसन ने कृत्रिम या फिर बाहरी अभिप्रेरणा माना है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है थॉमसन के अनुसार। गैरेट ने अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं?
जैविक या फिर बायोलॉजिकल, भूख, प्यास, नींद, काम, उत्सर्जन, ये कैसी जैविक अभिप्रेरणाएं हैं। भूख लगना जैविक है, बायोलॉजिकल है। प्यास लगना जैविक है, बायोलॉजिकल है। नींद भी बायोलॉजिकल है, जैविक है। उत्सर्जन जैविक है। यहाँ पर काम, यहाँ पर जो ये जैविक आवश्यकताएं हमारे जैविक जो अभिप्रेरणाएं, भूख, प्यास, नींद और उत्सर्जन, इनके बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन इसके बिना हम रह सकते हैं। सामाजिक प्रकार बताया इन्होंने पुरस्कार, दंड, प्रशंसा और निंदा। मनोवैज्ञानिक में गेरेट ने बताया दुख, क्रोध, पश्चाताप करना, द्वंद। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ क्रोध। क्रोध पुरुषों में सर्वाधिक होता है और पुरुषों में सर्वाधिक संवेग जो होता है उसकी आवृत्ति होती है क्रोध की होती है, जबकि महिलाएं क्रोध को छोड़कर अन्य सभी संवेगों को सबसे ज़्यादा महसूस करती है। यहाँ पर पुरुष के अंदर ये क्रोध जो होता है सर्वाधिक पाया जाता है और सर्वाधिक आवृत्ति किसी संवेग की पुरुष में होती है तो वो होती है क्रोध की। अभिप्रेरणा चक्र, अभिप्रेरणा चक्र को लेकर आपको ध्यान में रखना है। अभिप्रेरणा चक्र यहाँ पर मैं आपको अभिप्रेरणा चक्र यहाँ से देखते हैं। अभिप्रेरणा चक्र M बराबर NDI। N का मतलब होता है यहाँ पर नीड, D का मतलब होता है ड्राइव, I का मतलब होता है इंसेंटिव, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। यहाँ पर NCERT का ये एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। क्या दे रखा है इसमें, आवश्यकता, आवश्यकता किसकी, भोजन की और पानी की हमें आवश्यकता हुई तो हमारे अंदर अंतर्नोद शुरू होगा। कैसा अंतर्नोद, भूख, कैसा अंतर्नोद, प्यास। और इस अंतर्नोद के कारण हमारे शरीर में उद्वेलन होगा। उस उद्वेलन के लिए हम उस उद्वेलन के होते ही हम एक लक्ष्य के अनुसार भोजन या पानी को पाने के लिए व्यवहार करेंगे। और जैसे ही हमको भोजन या पानी प्राप्त हो जाता है तो हमारा जो प्रेरक है, जो उद्दीपक है, वो शांत हो जाएगा और हमारी आवश्यकता की पूर्ति होते ही हमारा जो प्रेरित व्यवहार था वो भी समाप्त हो जाएगा। फिर से हमारे अंदर भोजन पानी की कमी होगी तो हमारे व्यवहार में उद्वेलन होगा और हम उसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे। तो यहाँ पर ये NDI इस प्रकार से चलता रहता है, मोटिवेशन चक्र इस प्रकार से ये चलता रहता है। अभिप्रेरणा चक्र में शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वो सिर्फ समझने के लिए था। अभिप्रेरणा चक्र में शामिल है NDI, नीड्स, ड्राइव और इंसेंटिव। एक अन्य विद्वान डेसी ने अभिप्रेरणा चक्र में चौथा तत्व संज्ञान C को जोड़ा है, जिससे अभिप्रेरणा का एक नया चक्र बनता है NDIC, जो अभिप्रेरणा के संज्ञानात्मक चक्र से संबंधित है। ठीक है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत विलियम जेम्स, विलियम मैकडूगल और फ्रायडे ने दिया था। अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति संबंधित, ये जो मूल प्रवृत्ति संबंधित सिद्धांत है विलियम जेम्स, विलियम मैकडूगल और फ्रायडे ने दिया है। यहाँ पर हम देखें मूल प्रवृत्तियाँ व्यवहार का उद्गम है, मूल प्रवृत्तियाँ व्यवहार का उद्गम है। परिभाषा किसकी है, विलियम मैकडूगल की। और विलियम मैकडूगल प्रेरक संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई जो किसी न किसी संवेग से जुड़ी होती है। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई जो किसी न किसी संवेग से जुड़ी होती है। इन 14 मूल प्रवृत्तियों को हम देखते हैं कौन सी मूल प्रवृत्ति किस प्रकार के संवेग से जुड़ी हुई है। मूल प्रवृत्ति संवेग, युयुत्सा, जैसे हमारे अंदर मूल प्रवृत्ति युयुत्सा होगी तो हमारे अंदर कौन सा संवेग होगा, क्रोध। जिज्ञासा आश्चर्य, पलायन भय, हास्य मनोविनोद, सामाजिकता अकेलापन, संभोग काम, अर्जन स्वामित्व, भोजनान्वेषण भूख, संतान कामना वात्सल्य, गौरव आत्माभिमान, समर्पण या दैन्य आत्महीनता, शरणागति करुणा, निर्वृत्ति ईर्ष्या और रचनात्मकता कृतिभाव। तो ये 14 प्रकार के जो मूल प्रवृत्तियां बताई है विलियम मैकडूगल ने, उससे संबंधित ये संवेग विलियम मैकडूगल ने बताया है। जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां विलियम मैकडूगल ने बताई है उससे संबंधित ये सभी संवेग भी जुड़े हुए रहते हैं। विलियम मैकडूगल के अनुसार केवल मनुष्य में पाए जाने वाली मूल प्रवृत्ति कौन सी है, हास्य। विलियम मैकडूगल के अनुसार केवल मनुष्य में पाए जाने वाली मूल प्रवृत्ति हास्य, बाकी सभी प्रवृत्तियां सभी में पाई जाती है तथा सबसे प्रबल रूप में पाया जाने वाला संवेग भय। विलियम मैकडूगल के अनुसार केवल मनुष्य में पाए जाने वाली मूल प्रवृत्ति कौन सी है, हास्य। और सबसे प्रबल रूप में पाया जाने वाला संवेग कौन सा है मनुष्य में, भय। कौन सा है,
भय, डर। मनोवैज्ञानिक इजार्ड ने 10 मूल संवेग माने हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने 10 मूल संवेग बताए हैं? तो इजार्ड ने। या फिर इजार्ड ने कितने मूल संवेग माने हैं? 10। कौन कौन से? हर्ष, आश्चर्य, क्रोध, विरुचि, अरुचि, अवमान, भय, शर्म, अपराध, अभिरुचि और उत्तेजना। यहाँ पर प्लुचिक नामक मनोवैज्ञानिक ने मूल या प्राथमिक संवेग कितने माने? 8। प्लुचिक ने मूल या प्राथमिक संवेग माने हैं 8। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं क्रोध के अतिरिक्त अन्य सभी संवेगों का तीव्रता से अनुभव करती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं क्रोध को छोड़कर अन्य जो भी संवेग है उन सबको तीव्रता से तुरंत अनुभव करती है। पुरुषों में क्रोध नामक संवेग की तीव्रता व आवृत्ति अधिक पाई जाती है। स्टैनली सेक्टर व जेरोम सिंगर ने संवेगों के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। संवेगों के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्टैनली सेक्टर व जेरोम सिंगर ने संवेगों के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पर किया है। संवेग कैसी अनुभूति है? संवेग एक आंतरिक अनुभूति होता है। संवेग आंतरिक अनुभूति होता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में 8 प्रकार के संवेग बताए गए हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में 8 प्रकार के संवेग बताए गए हैं। प्रेम, ऊर्जा, आश्चर्य, क्रोध, शोक, घृणा, भय, आमोद, प्रमोद। क्रोध कैसा संवेग है? क्रोध एक निषेधात्मक संवेग है। क्रोध एक निषेधात्मक संवेग है। क्रोध मनुष्य में सर्वाधिक पुरुष में पाया जाता है और पुरुष में इसी संवेग की सर्वाधिक आवृत्ति पाई जाती है और संवेग मनुष्य पुरुष में देखे नहीं जाते हैं, जबकि क्रोध रूपी संवेग मनुष्य में सर्वाधिक देखा जाता है। फ्रायड 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हैं, जीवन की प्रवृत्ति और मृत्यु की प्रवृत्ति। जीवन की प्रवृत्ति यह सृजन, निर्माण या फिर प्रणय की प्रवृत्ति है जो मनुष्य को खुशी प्रदान करती है। इसे फ्रायड ने जीवन की प्रवृत्ति या फिर इरोज कहा है। जीवन की प्रवृत्ति या इरोज कहा है। फ्रायड ने किसे जीवन की प्रवृत्ति माना है? इरोज को। और मृत्यु की प्रवृत्ति ऐसी प्रवृत्ति जिसका परिणाम विनाशकारी हो। फ्रायड ने इसे मृत्यु की प्रवृत्ति या फिर थेनाटोस कहा है। अभिप्रेरणा का सक्रियता का सिद्धांत किसने दिया है? मेल्बो। यहाँ पर मेल्बो लिखा हुआ है, ये में और ल आधा है इसमें और ब, मेल्बो। सेल्सबरी और लीड्सले। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने स्नायुविक व दैहिक प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया है कि मस्तिष्क में उत्पन्न तरंगे हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। लीड्सले ने मस्तिष्क में उत्पन्न विद्युत तरंगों के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफ EEG का विकास किया है। अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, इसे आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं और इसके प्रतिपादक माने जाते हैं अब्राहम एच मैस्लो। इसको अब्राहम मैस्लो ने पिरामिड के रूप में या फिर ट्रायंगल के रूप में परिभाषित किया है या फिर इसको आरोही क्रम में बताया है। आरोही क्रम में। तो यहाँ पर इसके अन्य नाम आप देख सकते हैं, ट्रायंगल, त्रिभुजाकार या फिर पिरामिड या फिर आरोही क्रम में। ये इसके अन्य नाम हो सकते हैं अभिप्रेरणा के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की। अब्राहम एच मैस्लो ने अपनी पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक किसकी? अब्राहम एच मैस्लो की। 1954 में मानव में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं को एक क्रम दिया है और बताया है कि आवश्यकताएं क्रमिक रूप से उत्पन्न होती है। मैस्लो ने इन आवश्यकताओं को पिरामिड तथा आरोही क्रम में प्रस्तुत किया है। ये किस प्रकार के यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर पिरामिड तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन इस प्रकार से ये बन सकता है। यहाँ पर इस प्रकार से ये यहाँ पर बन सकता है पिरामिड। पहली आवश्यकता अब्राहम मैस्लो ने बताइए शारीरिक आवश्यकता, और दूसरी बताइए सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी आत्मीयता स्नेह संबंध की आवश्यकता, चौथी आत्मसम्मान की आवश्यकता और पांचवी और सबसे अंतिम होती है इसमें आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ऐसे बताया। अब्राहम मैस्लो का मानना है कि पहले मनुष्य में शारीरिक आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। जैसे उसकी शारीरिक आवश्यकताएं जो भी होती है भोजन पानी वगैरह की, ये पूरी होती है
ये पूरी होने के बाद में मनुष्य में दूसरी आवश्यकता का जन्म होता है, सुरक्षा का। जैसे सुरक्षा संबंधी आवश्यकता पूरी होगी तो मनुष्य में आत्मीयता संबंधी आवश्यकता पैदा होगी। आत्मीयता संबंधी जैसी आवश्यकता उसकी पूरी होगी, उसके बाद में उसमें आत्मसम्मान की आवश्यकता उत्पन्न होगी और सबसे अंतिम में उसमें आत्मसिद्धि की आवश्यकता उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर अब्राहम मैस्लो ने सुरक्षा और शारीरिक संबंधी आवश्यकता को सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता माना है, जबकि आत्मसिद्धि की आवश्यकता, इसी के आधार पर अब्राहम मैस्लो ने यथार्थीकरण का सिद्धांत दिया था। और आत्मसिद्धि की आवश्यकता को अब्राहम मैस्लो ने सर्वोच्च स्तर की अंतर्व्यक्ति संबंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। अब्राहम मैस्लो का मानना है कि जो व्यक्ति आत्मसिद्धि संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता है उसमें सर्वोच्च स्तर की अंतर्व्यक्ति संबंध बनाने की क्षमता पाई जाती है और इसको सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता माना है आत्मसिद्धियों को। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत या अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, प्रतिपादक है इसके डेविड मैकलिन एटकिंसन 1961-1978। इस सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि अभिप्रेरणा से प्रेरित व्यक्ति इस प्रकार कार्य करता है कि वह सफलता के सर्वोच्च शिखर को छू सके। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि अभिप्रेरणा से प्रेरित व्यक्ति इस प्रकार कार्य करता है कि वह सफलता के सर्वोच्च शिखर को छू सके। अब बात करते हैं यहाँ पर व्यक्तित्व की, पर्सनालिटी। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द से बना है और पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा या नकाब। व्यक्तित्व संबंधी परिभाषाएं देखते हैं यहाँ पर। व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति, शरीर गठन का एक स्थायी व टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। परिभाषा है आइजेंक की। थोड़ी परिभाषा बड़ी भी है, कठिन भी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व किस प्रकार का संगठन है? स्थायी एवं टिकाऊ। किस का? चरित्र का, चित्त प्रकृति का, ज्ञान शक्ति का और शरीर गठन का एक स्थायी व टिकाऊ संगठन है। कौन? व्यक्तित्व। किसके अनुसार? आइजेंक के अनुसार। व्यक्तित्व व्यक्ति का वह स्वरूप है जो उसे प्रभावशाली बनाता है और दूसरों को आकर्षित करता है। परिभाषा है मे होटसन की। व्यवहार के समस्त गुणों का नाम ही व्यक्तित्व है। वुडवर्थ। व्यवहार के समस्त गुणों का नाम ही व्यक्तित्व है। परिभाषा है वुडवर्थ की। हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। वाटसन। व्यक्तित्व समस्त जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व समस्त जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। परिभाषा किसकी है? वैलेंटाइन की। व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की किसी भी अवस्था में उत्पन्न होने वाला समस्त मानसिक संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की किसी भी अवस्था में होने वाला समस्त मानसिक संगठन है। यह परिभाषा है H.C. वारेन की। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्रों का गत्यात्मक डायनामिक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका समायोजन स्थापित करता है। ये परिभाषा यहाँ पर जी आल्पोर्ट की। ये परिभाषा है यहाँ पर जी आल्पोर्ट की। जी आल्पोर्ट की परिभाषा है। तो यहाँ पर किन गुणों का योग बताया आल्पोर्ट ने? मनोदैहिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व का अर्थ उस विशिष्ट प्रारूप से होता है जो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थिति के साथ साथ होने वाला समायोजन का निर्धारण करता है। वाल्टर मिस्केल। नोट करके यहाँ पर ध्यान में रखना है, व्यक्तित्व न तो पूर्णतः मानसिक है और न पूर्णतः शारीरिक, अपितु इन दोनों का मिश्रण है। व्यक्तित्व न तो पूर्णतः मानसिक होता है न ही पूर्णतः शारीरिक, बल्कि क्या है? मानसिक और शारीरिक इन दोनों का मिश्रण है। व्यक्तित्व के प्रकार उपागम। हिप्पोक्रेट्स का विभाजन व्यक्तित्व का प्रथम विभाजन माना जाता है। हिप्पोक्रेट्स का विभाजन व्यक्तित्व का प्रथम विभाजन माना जाता है। हिप्पोक्रेट्स ने 400 ईसा पूर्व में व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया था और यह प्रकार सिद्धांत व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को शरीर द्रव्य या फ्लूइड्स के आधार पर बांटा है और व्यक्तित्व के 4 प्रकार यहाँ पर बताए हैं। कोलरिक,
कोलेरिक, जिसमें पीला पित्त प्रदान होता है, ये व्यक्ति बेचैन रहते हैं, क्रोधी, चिंतित और चिड़चिड़े होते हैं। मेलनकोलिक, इनमें काला पित्त प्रदान होता है, उदासी होते हैं और मंदित होते हैं। सैंग्विन, सैंग्विन रक्तपित्त प्रदान, उत्साही, क्रियाशील, चंचल, आशावादी। फ्लेगमेंटिन, श्लेष्मा, विरक्त प्रवृत्ति वाले होते हैं। शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। मनोवैज्ञानिक क्रेसमर ने फिजिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पुस्तक में व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए, और क्रेसमर जर्मनी के चिकित्सक थे। क्रेसमर ने व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए वो इस प्रकार से हैं। एस्थेनिक, इनका कद लंबा होता है, दुबले पतले, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है और दिवस स्वप्न देखते हैं, असामाजिक व भावुक होते हैं। और इनको क्रेसमर ने सीजो आर्ड की संज्ञा दी है। एस्थेनिक को सीजो आर्ड की संज्ञा दी है। एथलेटिक, मांसपेशियां इनकी मजबूत होती है, शारीरिक कद न तो छोटा होता है न लंबा, इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। एथलेटिक, क्रेसमर के अनुसार किस प्रकार के व्यक्तित्व को या फिर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, तो होते हैं एथलेटिक। पिकनिक, शरीर गोलाकार, गर्दन छोटी व मोटी, कुछ मिजाज होते हैं, इनको साइक्लोआड की संज्ञा दी है। साइक्लोआड की संज्ञा दी है। डिस्प्लास्टिक, इसमें उपरोक्त तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। डिस्प्लास्टिक व्यक्तित्व वह होता है क्रेसमर के अनुसार जिसमें उपरोक्त तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। शेल्डन ने व्यक्तित्व का सोमेटोटाइप का सिद्धांत दिया है। वो अपनी किताब लिखी इन्होंने एटलस ऑफ मैन में इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। मित्रों, यहाँ पर यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर देना, ताकि सब लोगों के पास में जानकारी पहुँच सके, नोट्स प्राप्त हो सके और वो भी अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सके, रिवीजन कर सके। यहाँ पर 10 वीडियो के अंतर्गत में पूरे मनोविज्ञान के नोट्स अपलोड कर दूंगा। 10 घंटे इसमें हमको लग जाएंगे। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण नोट्स है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। 2 वीडियो में उसके भी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो अभी प्राइवेट में है। वो वीडियो तभी पब्लिक किए जाएंगे तब ये सीरीज़ मेरी पूरी हो जाएगी, उसके बाद में आपको वो सीरीज़ वहाँ पर समझ में आएगी। इसलिए आप यदि इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कर दो, ताकि उनके पास भी ये पहुँच सके, और कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके। मैं भी यहाँ पर नोट्स अपलोड करने के लिए अपने आप को अभिप्रेरित कर सकूँ, आंतरिक रूप से मुझे भी मोटिवेशन रिफोर्समेंट प्राप्त हो सके आपके द्वारा। ठीक है मित्रों, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। और शेल्डन ने व्यक्तित्व का सोमेटोटाइप का सिद्धांत दिया था और किताब लिखी है एटलस ऑफ मैन। इसके अंदर व्यक्तित्व के 3 प्रकार शेल्डन ने बताए। एंडोमार्फिक, विसोरोटाइप, अंडाकार, गोलाकार, वर्ताकार होते हैं। मेसोमार्फिक, सोमेटोटाइप, ये जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं। और एटोमार्फिक, सेरिब्रोटाइप, एकांत प्रिय होते हैं। व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विभाजन युंग ने किया है। व्यक्तित्व का सर्वाधिक विभाजन युंग ने किया है। यहाँ पर जुंग भी लिखा हुआ आ सकता है, युंग भी लिखा हुआ आ सकता है, यहाँ पर परेशान नहीं होना है। इंग्लिश में जुंग लिखते हैं और हिंदी में युंग लिखते हैं। यहाँ पर जू, ये जे साइलेंट रह जाता है। युंग ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स 1923 में लिखी है। युंग ने सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए। कौन कौन से? बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वो होते हैं जो समाज में रुचि रखते हैं, आशावादी होते हैं, सामाजिक संबंध अधिक से अधिक बनाते हैं, शर्मीले नहीं होते हैं, सब लोग सामने अपनी बात खुलकर रख देते हैं। और युंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्ति वो होते हैं जो लोगों से कम मिलते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, पुराने नियमों को मानने वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पर युंग ने 2 ही प्रकार बताए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, अन्य जो उभयमुखी आता है वो युंग ने नहीं बताया है, वो अन्य वैज्ञानिकों ने बताया है। तो युंग के लिए अगर पूछा जाता है कि युंग ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, तो युंग के अनुसार अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ही होगा, न कि उभयमुखी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सभी लोग इन दोनों में से किसी एक श्रेणी में आए, ये जरूरी नहीं है। आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है उनका कहना है कि सभी लोग
इन दोनों अर्थात अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इन दोनों में से किसी एक श्रेणी में आए ये आवश्यक नहीं है। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें उन उपरोक्त दोनों यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के गुण पाए जाते हैं और ऐसे लोगों के व्यक्तित्व को उभयमुखी माना जाता है। उभयमुखी माना है किन्होंने? आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने। तो यहाँ पर युंग ने उभयमुखी नहीं बताया, युंग ने तो ओनली अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ही बताया। जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है उन्होंने व्यक्तित्व का एक अलग प्रकार माना है उभयमुखी, जिसमें उनका मानना है कि जो उभयमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है इसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। स्प्रेंजर ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन 1929 में व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। स्प्रेंजर ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन में व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं? सैद्धांतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सौंदर्य या फिर कला प्रेमी और राजनीतिक। यहाँ पर आपको बस ओनली ये 6 नाम याद में रखने और इनकी पुस्तक टाइप ऑफ मैन 1929 और कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व के बताए हैं। स्प्रेंजर का व्यक्तित्व विभाजन समाज शास्त्रीय विभाजन माना जाता है। स्प्रेंजर का व्यक्तित्व विभाजन समाज शास्त्रीय विभाजन माना जाता है। आइजेंक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। आइजेंक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, स्नायु विकृति, स्थिरता। इनमें सामयिक नियंत्रण कम होता है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है, इनके विचार एवं क्रियाओं में मंदता पाई जाती है। दूसरा प्रकार आइजेंक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। पहला अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, दूसरा स्नायु विकृति और स्थिरता। ये जो विशेषता लिखी है इनमें सामयिक नियंत्रण कम होता है, किनमें? स्नायु विकृति वालों में। इच्छा शक्ति कमजोर होती है, किनमें? स्नायु विकृति वालों में। इनके विचारों एवं क्रियाओं में मंदता पाई जाती है। ये सब बातें आइजेंक ने बताया है स्नायु विकृति वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में। तीसरा प्रकार इन्होंने बताया मनोविकृति का। यह एक मानसिक रोग की एक विशेष श्रेणी है। इनमें स्मरण शक्ति, एकाग्रता की कमी पाई जाती है और क्रूरता अधिक पाई जाती है। आइजेंक के अनुसार किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में क्रूरता अधिक पाई जाती है? तो वो होगा मनोविकृति। देखते हैं व्यक्तित्व का षटकोणीय सिद्धांत, जिसे रियासिक के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तित्व का अंतिम बिंदु सिद्धांत भी व्यक्तित्व के षटकोणीय सिद्धांत को कहा जाता है और इसके प्रतिपादक माने जाते हैं जी हॉलैंड। क्या इन्होंने बताया? 6 प्रकार देखते हैं यहाँ पर। रियलिस्टिक या फिर आर टाइप, ये यथार्थवादी होते हैं। इन्वेस्टिगेटिव, आई टाइप या फिर अन्वेषक। सोशल, एस टाइप, सामाजिक। आर्टिस्ट, ए टाइप, कलाकार। एंटरप्राइजिंग, ए टाइप, व्यापारी। कन्वेंशनल, सी टाइप, रूढ़िवादी। स्व प्रतिवेदन या फिर आत्म प्रतिवेदन, सेल्फ रिपोर्ट। वुडवर्थ ने 1918 में अमेरिकन सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य के जांच हेतु एक प्रश्नावली या फिर आविष्कारिका या फिर इन्वेंटरी या फिर सेल्फ रिपोर्ट का निर्माण किया था, जिसमें 116 एकांश या प्रश्न थे, जिसे स्व प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है। वुडवर्थ प्रश्नावली के जनक माने जाते हैं। प्रश्नावली विधि के जनक माने जाते हैं कौन? वुडवर्थ। आगे देखते हैं हम MMPI। MMPI क्या है? मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट, मिनेसोटा बहुपक्षीय पर्सनैलिटी आविष्कारिका। और इसका निर्माण किसने किया था? हाथावे और मैकिनले ने। कब किया था? 1940 में। इसमें 10 नैदानिक मापनियां क्लिनिकल स्केल होती है, जिसमें 567 प्रश्न होते हैं। MMPI के आधार पर ही AK मलिक, अश्विनी कुमार मलिक व जोशी ने JMPI जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व आविष्कारिका का निर्माण किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर इससे पूछा जा सकता है कि जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व आविष्कारिका का निर्माण किसने किया है? तो यहाँ पर नाम होगा AK मलिक का और जोशी का। शील गुण उपागम या फिर विशेषक उपागम। गार्डनर आल्पोर्ट ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन इस प्रकार किया है: प्रभुतापूर्ण और अधीनस्थ। प्रभुतापूर्ण वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर अपनी प्रभुता रखते हैं। अधीनस्थ वो होते हैं जो किसी के अधीन रहकर कार्य करते हैं।
आलपोर्ट ने कुल 17,953 अर्थात 18,000 शील गुण बताए, जिन्हें केंद्रीय, प्रमुख व गौण भागों में बांटा है। ऐसा शील गुण जो व्यक्ति को विश्वविख्यात बना दे, ऐसा शील गुण जो व्यक्ति को विश्वविख्यात बना दे, उसे आलपोर्ट ने कार्डिनल शील गुण कहा है, कार्डिनल शील गुण नाम दिया है। यह विशिष्ट श्रेणी का शील गुण होता है जो किसी व्यक्ति विशेष में ही पाया जाता है, अर्थात बहुत कम लोगों में। जैसे गांधी जी में अहिंसा का गुण, हिटलर में आक्रामकता का गुण। ये कार्डिनल शील गुण ऐसा होता है जो किसी व्यक्ति विशेष में पाया जाता है, सभी लोगों में नहीं पाया जाता है। इसी कारण से ये एक विशिष्ट श्रेणी का शील गुण है, ये किन्हीं व्यक्तियों में ही पाया जाता है। जैसे अहिंसा का शील गुण गांधी जी में पाया जाता है, जितनी अहिंसा गांधी जी के अंदर थी वो अन्य किसी व्यक्ति में नहीं हो सकती। जितनी आक्रामकता हिटलर में थी वो अन्य किसी व्यक्ति में नहीं हो सकती। तो ये कार्डिनल शील गुण व्यक्ति विशेष में ही पाया जाता है। नोट करके यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जी आलपोर्ट के शिष्य थे केटल। केटल ने आलपोर्ट के शील गुणों की संख्या को संक्षिप्त किया है। 7500 किया पहली बार में, फिर 4500 लास्ट में कर दिया इसको 35, और 16 सबसे प्रमुख शील गुणों पर आधारित एक प्रश्नावली का निर्माण किया जो केटल की 16 पीए प्रश्नावली के नाम से जानी जाती है। केटल ने व्यक्तित्व के शील गुणों को सतही शील गुण व मूल शील गुणों में विभाजित किया है। केटल के अनुसार 23 मूल शील गुण ऐसे हैं जो सामान्यतः सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, तथा 12 मूल शील गुण ऐसे हैं जो असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इन 23 मूल शील गुणों में से ही केटल ने 16 गुण महत्वपूर्ण माने, जिन्हें मापने हेतु 16 व्यक्तित्व कार्य का प्रश्नावली या 16 पीएफ की संज्ञा दी है। 16 व्यक्तित्व प्रश्नावली का निर्माण किया है, जिसे 16 पीएफ की संज्ञा दी है। नोट करके यहाँ पर ध्यान रखना है केटल के बारे में। केटल के परीक्षण का उपयोग उच्च विद्यालय स्तर के बालकों और वयस्कों के लिए किया जाता है। वयस्कों के लिए किया जाता है, ये किताब में पढ़ने को मिलता है, लेकिन उपयोग उच्च स्तर के बालकों के लिए, उच्च स्तर विद्यालय के बालकों के लिए किया जाता है, ये किताब में नहीं मिलता है। ये बात लिखी हुई है NCERT की बुक में कि केटल के परीक्षण का प्रयोग हम उच्च विद्यालय स्तर के बालकों के साथ में वयस्कों के लिए भी किया जा सकता है। बत्तीस पीए प्रश्नावली का निर्माण आइजेंक ने किया है और ये व्यक्तित्व को 3 विभागों में बांटते हैं: न्यूरोटिक, स्टेबल, तंत्रिका तापी, संवेग स्तर, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, साइमोटिक, सोशल, मनस्तापी और सामाजिकता। तो 32 पीए प्रश्नावली का निर्माण आइजेंक ने किया है और व्यक्तित्व को 3 विभागों में बांटते हैं आइजेंक: प्रक्षेपी या प्रक्षेपी विधियां, प्रक्षेपी उपागम या प्रक्षेपी विधियां, प्रोजेक्टिव अप्रोच। प्रक्षेपी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया था। प्रक्षेपी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया था। इन विधियों के अंतर्गत व्यक्तित्व की माप परोक्ष इनडायरेक्ट रूप से की जाती है। इन विधियों द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। प्रक्षेपी विधियों के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ये कौन कौन सी विधियां देखते हैं। मुख्य रूप से स्याही धब्बा परीक्षण विधि, IBT, इंक ब्लॉक टेस्ट। इसका प्रतिपादन हरमन रोसाक ने 1921 में किया था और इसे IBT को रोरसाक मत्स्य लक्षण परीक्षण भी कहते हैं। रोरसाक मत्स्य लक्षण परीक्षण भी कहते हैं। IBT में 10 कार्ड होते हैं, 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट, 5 कार्ड लाल, काला, भूरा रंग के होते हैं। ठीक है। और NCERT में लिखा हुआ है कि जो IBT में 10 कार्ड होते हैं उनमें से 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, 2 हल्के लाल होते हैं और 3 पेस्टल रंग के होते हैं। ये आपको NCERT के अनुसार ध्यान में रखना है। यहाँ पर 5 ब्लैक एंड व्हाइट, 2 हल्के लाल रंग के और 3 पेस्टल रंग के होते हैं। वैसे सामान्यतः आपको ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ पर 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट, 5 कार्ड लाल, काला, भूरा रंग के होते हैं। इन कार्डों पर स्याही धब्बों से आकृतियां बनी होती है, जिन्हें देखकर प्रायोज्य मतलब जिसके व्यक्तित्व का हम मापन कर रहे हैं उसे प्रतिक्रिया देनी होती है। IBT में 4 आधारों पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है: क्षेत्र और स्थिति, लोकेशन, निर्धारक, डिटर्मिनेशन, विषय वस्तु, कंटेंट्स और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन।
दूसरी विधि इसमें आती है प्रक्षेपी विधियों में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि TAT, जिसे कहते हैं थमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, कथानक संप्रेषण परीक्षण या फिर अंतश्चेतना बौद्धिक परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण भी इसे ही कहते हैं। विषय आत्मबोधन परीक्षण भी TAT को ही कहा जाता है। और TAT का प्रतिपादन जो किया था मॉर्गन एम मुर्रे ने किया था। कब किया था? 1935 में प्रतिपादन किया और 1938 में इसका प्रकाशन किया। यह बच्चों व वयस्कों के लिए बनाया गया है। NCERT में बात लिखी हुई है। ये जो परीक्षण है TAT वाला बच्चों व वयस्कों के लिए बनाया गया है। और TAT में कुल 31 कार्ड होते हैं। कहीं पर हमको 30 भी पढ़ने को मिलता है और 31 भी। 30 भी ऑप्शन में आता है, 31 भी। यदि 30 और 31 दोनों एक साथ ऑप्शन में आते हैं तो हमको 30 को फर्स्ट नंबर पे रखना होगा। और यदि 31 आता है तो 31 को चुनना है। दोनों आने पर हमको 30 को चुनना होगा, 31 को नहीं। इन दोनों में से एक आता है तो उसको हमको चुनना होगा। 31 कार्ड होते हैं, 10 मेल के लिए होते हैं, 10 फीमेल के लिए, और 10 होते हैं मेल एंड फीमेल के लिए। एक कार्ड सादा होता है। इस प्रकार से इसमें 31 कार्ड होते हैं। TAT के अंतर्गत जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है उसे उसकी उम्र व लिंग के अनुसार 20 कार्ड दिए जाते हैं। 20 कार्ड इसमें अधिक से अधिक उपयोग में आते हैं और कम से कम 5 कार्ड भी उपयोग में लाए जा सकते हैं TAT के अंतर्गत। इन 20 कार्डों में से 19 कार्डों पर चित्र बने होते हैं जिसे देखकर प्रायोज्य को कहानी लिखनी होती है, तथा एक कार्ड सादा होता है। 19-20 में ही 19 कार्डों पर तो कुछ ना कुछ बना होगा और एक कार्ड क्या होगा? सादा होगा। एक कार्ड सादा होता है, खाली होता है, जिस पर प्रायोज्य को चित्र भी खुद को बनाना होता है और उसी के आधार पर उसे कहानी भी लिखनी होती है। इस खाली कार्ड के दौरान ही उसको सर्वाधिक चिंतन करना होता है, सर्वाधिक सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहाँ पर मर्रे का क्या कहना है, ध्यान में रखना आपको। मर्रे के अनुसार TAT द्वारा 28 मानव आवश्यकताओं का मापन किया जाता है। मर्रे के अनुसार मर्रे का कहना है कि TAT द्वारा 28 मानव आवश्यकताओं का मापन किया जाता है। और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर TAT का भारतीयकरण किसने किया है? उमा चौधरी ने TAT का भारतीयकरण किया है। अगली विधि देखते हैं हम CAT बाल अभिबोधन परीक्षण, और इसका प्रतिपादन किया लियोपोल्ड बेलाक और अर्नेस्ट क्रिस ने। यह परीक्षण बालकों हेतु बनाया गया है और उम्र 3 से 10 वर्ष या 3 से 11 वर्ष। 3 से 10 वर्ष भी मिलती है, 3 से 11 वर्ष भी मिलती है। ये जो AK सिंह की बुक है इसके अंदर 3 से 11 वर्ष लिखा हुआ है। कुल 10 कार्ड होते हैं जिन पर पशु पक्षियों जानवरों के चित्र, फूल पत्तियों के चित्र बने होते हैं। इन्हें देखकर बालकों को कहानी लिखना होता है या फिर बोलना होता है। यहाँ पर CAT को लेकर आपको ये ध्यान में रखना है, इसके प्रतिपादक कौन है? लियोपोल्ड बेलाक, अर्नेस्ट क्रिस। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। और कितने वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है? तो या तो हमारे सामने ऑप्शन होगा 3 से 10 का, या फिर हमारे सामने ऑप्शन होगा 3 से 11 वर्ष का। दोनों आते हैं तो मैं आपको 3 से 11 वाला चुनने का यहाँ पर सुझाव दूंगा, क्योंकि अरुण कुमार सिंह की बुक में 3 से 11 वर्ष ही लिखा हुआ है। मुक्त शब्द साचार्य विधि प्रथम शब्द सूची फ्रांसीसी गाल्टन ने बनाया था, जिसमें 75 प्रश्न थे, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप प्रस्तुत फ्रायड ने किया था। प्रथम शब्द सूची फ्रांसीसी गाल्टन ने तैयार की, जिसमें 75 प्रश्न थे, और इस शब्द सूची को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था फ्रायड ने। यूंग, गिल, रेपापोर्ट द्वारा निर्मित शब्द सूचियां बहुत प्रसिद्ध है। इस परीक्षण में पूर्व निश्चित शब्दों को छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिनके आधार पर छात्रों को उनके दिमाग में आने वाला पहला शब्द बोला जाता है। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं चाकू। जैसे हम चाकू बोलेंगे तो छात्र बोलेगा सब्जी काटना, या फिर जो भी उसके विचार में उससे संबंधित पहला जो विचार आया है उसको बोलना होता है। वाक्य पूर्ति या फिर कहानी पूर्ति विधि या फिर परीक्षण, इसके प्रतिपादक माने जाते हैं पाइन टेंडलर, रोडे और हाइड्रेट। कब दिया था? 1930 में। इस परीक्षण में अधूरे वाक्य होते हैं जिन्हें उस व्यक्ति को दे दिया जाता है
जिसके व्यक्तित्व का मापन करना होता है। जैसे मुझे सबसे अधिक भय, अब इसके आगे से लिखना है किससे लगता है, किससे नहीं लगता है। स्टेनरोटर 1954 द्वारा प्रकाशित अधूरे वाक्यों की सूची बहुत ही प्रसिद्ध है। स्टेनरोटर द्वारा प्रकाशित अधूरे वाक्यों की सूची बहुत ही प्रसिद्ध है। तस्वीर कुंठा परीक्षण या पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, चित्र निराशा विधि, और इसके प्रतिपादक माने जाते हैं रोजनविंग। कब दिया? 1949 में। इसमें 24 कार्टून्स पर आधारित तस्वीरें होती है जिन्हें देखकर दूसरे व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, ये तस्वीर कुंठा परीक्षण जो है इसका भारतीयकरण किया है डॉक्टर उदय पारिक ने। डॉक्टर उदय पारिक ने इसका भारतीयकरण किया है। रोजनमैन एवं फ्रेडमैन ने CHD अर्थात हृदय रोग की संभावना के आधार पर व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है। टाइप ए, इनमें CHD यानी हृदय रोग की संभावना अधिक पाई जाती है, और टाइप बी, इनमें CHD यानी हृदय रोग की संभावना बहुत कम पाई जाती है। तो रोजनमैन और फ्रेडमैन ने CHD अर्थात हृदय रोग की संभावना के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? दो, टाइप ए और टाइप बी। व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां कौन सी है? व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ विधि या फिर सब्जेक्टिव मेथड्स। व्यक्तित्व मापन की ऐसी विधियां जिनमें किसी की भावनाएं, मान्यताओं, अवधारणा, पूर्वाग्रह, दृढ़ विश्वास आदि परिणामों पर प्रभाव डाले, व्यक्तिनिष्ठ विधियां कहलाती है। और ये कौन कौन सी? आत्मकथा विधि, दैनिक डायरी विधि, साक्षात्कार विधि, अभिज्ञापक प्रश्नावली विधि, ये आपको ध्यान में रखनी है। जो हमने पहले पढ़ लिया है वही विधियां महत्वपूर्ण है। प्रक्षेपी वाली जिनमें हम व्यक्ति के अचेतन मन का पता करते हैं, अचेतन मन का परीक्षण करते हैं, वही विधियां महत्वपूर्ण है और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्ति इतिहास विधि, इसके प्रतिपादक माने जाते हैं टाइडमैन। ये बाल अपराधी, पिछड़े, मंदबुद्धि, समस्यात्मक, असामान्य व्यवहार वाले बालकों के लिए प्रयोग की जाती है, जिसमें उनके पिछले जीवन की घटनाओं का गहन अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर पता लगाया जाता है कि ये बालक बाल अपराधी क्यों बना, ये पिछड़ा क्यों रह गया, ये मंदबुद्धि क्यों है, ये समस्यात्मक क्यों है, ये असामान्य व्यवहार क्यों करता है। ये उसके जीवन इतिहास के बारे में पता करने के बाद में, जीवन इतिहास का गहन रूप से अध्ययन करने के बाद में ही पता लगा पाते हैं। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हमारा आज का ये वीडियो समाप्त हो गया है। ठीक है, आगे जो हम पढ़ेंगे समायोजन से आगे पढ़ेंगे, समायोजन से चैप्टर हमारा आगे शुरू होगा। नेक्स्ट वीडियो रीट के मनोविज्ञान के जो भी नोट्स है, फिर बता रहा हूँ, जो भी नोट्स है मैं यहाँ पर रेगुलर अपलोड करूँगा एग्जाम होने से पहले। वो 10 फरवरी मैंने यहाँ पर निश्चित किया हुआ है, 10 फरवरी तक मैं यहाँ पर पूरे नोट्स अपलोड कर दूंगा। एक सीरीज जो रेगुलर चल रही है, इसके बाद में जो अन्य सीरीज में अपलोड कर रहा हूँ उसके वीडियो भी मैं आपको रेगुलर यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। वो वीडियो आपको एक साथ प्राप्त होंगे जब ये सीरीज पूरी हो जाएगी। ठीक है मित्रों, तो आपसे अभी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों के पास में, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप अपनी तैयारी को ठीक रूप से जारी रख सके। ठीक मित्रों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।